हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो हमारी रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी के अंदर यानी कि क्लास 12 की जो हमारी इस साल वाली एनसीईआरटी है उसमें ये है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 को आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट 2024। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं, चैप्टर को बिगिन करते हैं। पहले सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट से बता देंगे मैं ऑडिबल विजिबल हूं या नहीं, सो दैट वी कैन बिगिन विद दिस सुपर डुपर अमेजिंग सेशन। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा लोग, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू हियर? ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो सब बच्चे सेशन का लिंक अपने सभी दोस्तों में, अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट कर दो, सो दैट ईच एंड एवरीवन कैन जॉइन दिस सेशन लाइव राइट नाउ। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी की काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना, जैसे कि हम बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी भी डेफिनेटली बायोलॉजी की ही ब्रांचेस हैं। तो ऐसे काफी सारे ब्रांचेस हो सकते हैं बायोलॉजी के जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को पहले के जमाने में लोग क्या समझते थे। पहले के जमाने में लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते थे कि बायोटेक क्या होता होगा। ठीक है, तो पहले के लोग ये सोचते थे कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाना। ठीक है, क्या सोचते थे कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाना। आप सब जानते हैं कि हमने ये वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ऑफ द क्लास 12। ठीक है, कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम कैसे प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ व्हाट, बाय यूज ऑफ माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लिए बेटा? तो हम बोलेंगे कि हमने ब्रेड ऑब्टेन कर ली। ब्रेड को बनाने के लिए हमने सैकरोमाइसिस सेरेविसिया नाम के ईस्ट की हेल्प ली होती है, बिकॉज वो एनएरोबिकली फर्मेंटेशन की मदद से डो को राइज करवाने में हेल्प करता है ताकि ब्रेड बहुत ही फ्लफी बन सके। ठीक है, तो ये ब्रेड का ऑब्टेनमेंट हो गया। देन बात आती है कर्ड की। कर्ड बनाने के लिए हमने लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम के एक बैक्टीरिया को चूज किया होता है, उसकी हेल्प ली होती है हमने। मिल्क में हम वो बैक्टीरिया का इनोक्यूलम ऐड करते हैं तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाती है और हमारे पास में कर्ड बन जाता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि वाइन की या फिर डिफरेंट टाइप की अल्कोहलिक बेवरेजेस की फॉर्मेशन के लिए हमें फिर से सैकरोमाइसिस सेरेविसिया नाम के ईस्ट की हेल्प लगती है, जैसे हम लोग बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं और ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, है ना? क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस यस एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग जिन बच्चों ने अभी भी ज्वाइन किया है। ओके, बिल्कुल सही बोल रही है खुशी, वेरी गुड। चलो, तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की मदद हमने ले ली है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन कराने के लिए। ये बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हुआ करता था, अब नहीं होता है। तो मैं इस डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को क्या बोल दूं? मैं इस डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को क्या बोल दूं बेटा? मैं बोलूंगी कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगी इसे? कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी। कन्वेंशनली बायोटेक्नोलॉजी को ऐसा माना जाता था। कितने बच्चों को यह बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है? हाय अभी, कितने बच्चों को यह बात अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है, अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि कन्वेंशनली बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब था? होपफुली सबको समझ में आ गई है। हाय विजय। ठीक है, चलो अब अगली बात करते हैं मॉडर्न, यानी कि आज के जमाने में हम बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब समझते हैं। अब बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाना ये तो हम सदियों से जानते हैं,
राइट? ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस कोई आज की नई इन्वेंटेड प्रोसेस नहीं है, पर बायोटेक्नोलॉजी हम मॉडर्न प्रोसेस मानते हैं। तो फिर डेफिनेटली कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन हमने बोली वो आज के जमाने में वैलिड नहीं हो सकती, यानी कि आज के जमाने में वैलिड डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की कुछ और बोलनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बोलती है? बायोटेक्नोलॉजी आज जो बोलती है वो एक वर्ड ऐड कर देती है, वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्या वर्ड ऐड कर देती है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से प्रोडक्ट्स बनवाना। हर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से नहीं, किसकी बात हो रही है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। अब वो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, वो कोई प्लांट भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमारे सामने प्रेजेंट हो सकते हैं। और जेनेटिक मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है ना, उसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ह्यूमन ने क्या किया? उसके जेनेटिक मटेरियल में अपनी पसंद का कोई जीन इंसर्ट करवा दिया। अब वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया। एंड ये ऑर्गेनिज्म की मदद से अगर हम कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे तो उस प्रोडक्ट को हमें क्या बोलना पड़ेगा? हमें उस प्रोडक्ट को बोलना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हमें मिला है। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? गुड मॉर्निंग एवरीवन, समझ में आई है सभी को? ठीक है, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन विल बी डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑफ द कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी। एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलती है? इट विल बी सेइंग अस, ये हमें ये बोलने वाली है, ऑब्टेनमेंट ऑफ या ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम, किससे ऑब्टेन कर रहे हैं बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। genetically modified organisms which can count any organism, whether it can be microorganisms, it can be plants, it can be animals, it can be anything. ठीक है, देन हमारे सामने आता है EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी की एक और भी धमाकेदार डेफिनेशन हमें दे दी। ठीक है, इन्होंने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी में इतना आसान डेफिनेशन जो है ये तो हमारे स्टूडेंट्स को आसानी से याद हो जाएगा, तो थोड़ा सा टफ डेफिनेशन देना चाहिए जिसको बच्चों को याद करना पड़े। Isn't it guys? ठीक है, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है इसने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट दी है और थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स में दी है। मजाक कर रही थी पहले, ठीक है, साइंटिफिक टर्म्स भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से याद हो जाने वाली है। ओके, ठीक है, चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, वेलकम। किस माइक्रोब की हेल्प से डो ऑफ इडली डोसा इज मेड? बेटा इडली डोसा का जो डो होता है ना, जनरली बैक्टीरिया की हेल्प से हम उसको फर्मेंट करवाते हैं। कर्ड भी ऐड कर देंगे ना बेटा तो भी तुम्हारा इडली और डोसा वाला बैटर राइज हो जाएगा। चलो, तो यहां देखते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमारे को क्या बोलते हैं। ओके, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या हमें बोलता है? बायोटेक की डेफिनेशन कैसे देता है वो? बेटा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलता है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। क्या बोलता है ये? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, cells, parts, their by molecular analogues, ठीक है, या देयर ऑफ भी बोलता है वो, मतलब बेसिकली उसका शब्द का मतलब अब देयर वेयर हटा के बाकी सब बातें देखिएगा। ठीक है, देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ठीक है, फॉर ऑब्टेनमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, और कोई तो नहीं यूज करने वाला है इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग ही उसका मेन इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, फॉर ह्यूमन, ह्यूमन नहीं लिखा है डेफिनेशन में, मैं अपने मन से लिख दे रही हूं, आपको पता होना चाहिए कि फॉर ह्यूमन दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बीइंग ऑब्टेन्ड।
अब ये डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? एनीबॉडी? अब ये डेफिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा, बताइए। हाँ जी एवरीवन, क्या आपको ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आया सभी बच्चों? देखो, अब ये डेफिनेशन का मीनिंग है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम नेचुरल साइंस जो हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि हम जीन्स का जो नॉलेज जानते हैं वो सब चीजों की बात कर रहे हैं। नेचुरली साइंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हम बोलते हैं काफी सारे बैक्टीरियाज की ताकत होती है कि वो प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं, काफी सारे वायरसेस की ताकत होती है कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर बैक्टीरिया में डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो वो साइंस को हमने स्टडी किया, और उस साइंस को स्टडी करने से हमें ये मालूम पड़ा कि जीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, समझ आया? जीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो साइंस सेल्स, हम उसको सेल्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या पार्ट्स, उस मॉडिफिकेशन के कारण से कोई ना कोई सेल ऑर्गेनेल या पार्ट अफेक्ट हो रहा है, या फिर मॉलिक्यूल, हम उस इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस सेल एंड मॉलिक्यूल के कारण से कोई दूसरा प्रोटीन बनवा रहे हैं बेसिकली। फाइनली हम क्या कर रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी ना किसी सेल का जेनेटिक मटेरियल को हम ऑल्टर कर दे रहे हैं, ताकि ह्यूमन बीइंग के लिए रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ह्यूमन बीइंग के लिए रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन कर सकें। क्या ये बात सभी को समझ में आई? हाय शिव, हेलो अननोन पर्सन, नमस्ते, वेलकम टू द क्लास। चलिए, तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। आई एम रियली होपफुल कि सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। डिड यू ऑल गॉट दिस मच? हाँ जी, डिड यू ऑल गॉट दिस मच एवरीवन? सभी को समझ में आ गया ये? ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्विक रीडिंग सारे बच्चे एक बार देख लेंगे फटाफट से। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डील किस चीज के साथ करती है? देखिए, डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स, या तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खुद ले रहे हैं जैसे कि माइक्रोब्स, या फिर उनसे ऑब्टेन्ड एंजाइम्स की हम मदद ले रहे हैं, एंजाइम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू द ह्यूमन। ठीक है, क्या ये समझ में आया सभी को? लेकिन ये कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। In sense, making the curd, bread or wine, which are all the microbe-mediated processes, could also be thought as a form of biotechnology. पर हम इसका restricted sense में अब इस्तेमाल करते हैं। किस restricted sense में? तो हम बोलेंगे only those processes जिसमें कि genetically modified organism की help ले रहे हैं हम कुछ product obtain करने के लिए, कोई service obtain करने के लिए, तो हम उसको biotechnology बोलेंगे। हम कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी नहीं बोलने वाले हैं। ओके, हाय ऋतुजा, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, प्रीवियस 15 मिनट में मैंने जो पढ़ाया है बेटा, एक बारी आप जाकर के उसका बाद में रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है बताओ? एक हमारे पास में एग सेल होता है और हम उसमें स्पर्म का एडिशन कर देते हैं, यानी कि हम बाहर से जीन उठा करके इस सेल में मिक्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम बात करते हैं जेनेटिक मिक्सिंग की इन विट्रो बाहर बॉडी के, डेफिनेटली इट विल बी काउंटेड एज ए बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि जीन एडिशन या फिर जीन सब्सट्रैक्शन, दोनों को ही हम बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके चलिए, सो दिस इज डन। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक का डेफिनेशन मैंने आप सबको बता दिया है, एक बार फटाफट से देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और फॉर ह्यूमन, डेफिनेटली दिस विल बी EFB। चलो, तो ये हमारी बात हुई बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हमारी दो बातें यहां पर समझ में आई है। अब मैं आप सबसे पूछती हूं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी के क्या मेन प्रिंसिपल्स हैं? अब जब भी हम टर्म बात करते हैं प्रिंसिपल की, जब भी हम टर्म बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कोई भी बच्चे प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मतलब यहां पर हो जाएगा किन दो चीजों के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी की पूरी दीवार खड़ी है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की नींव क्या है ना? बायोटेक्नोलॉजी की नींव क्या है, यानी कि व्हाट आर द बेसिस ऑन विच द बायोटेक्नोलॉजी नेम्ड वेरी बिग फील्ड इज स्टैंडिंग। ठीक है, इट इज स्टैंडिंग ऑन टू मेन प्रिंसिपल्स।
क्या दो प्रिंसिपल्स हैं वो? तो मैं बोलूंगी यहां पर एक प्रिंसिपल हमारे पास में आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एक प्रिंसिपल हमारे सामने यहां पर आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे सारे बच्चे, अगर मैं आपसे ये बोलना चाहती हूं बेटा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, तो बहुत आसान शब्दों में कैसे बोल सकते हैं इसको? अब तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन कर लो कि तुम्हारे सामने एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के पास जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो भी जीन प्रेजेंट है, मैंने उस जीन में से एक जीन हटा दिया, तो मतलब क्या हुआ? मतलब मैं जीन के साथ में इंटरफेयर करना जानती हूं, है ना, मैं जीन को कट करके वहां से रिमूव कर पा रही हूं, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। मान लो कि मैंने किसी प्लांट को ले लिया, उस प्लांट में आज तक एक जीन नहीं प्रेजेंट था, पर मैं चाहती हूं कि ये जीन इस प्लांट में आ जाए, मैंने वो जीन बाहर से लिया और उस प्लांट में इंसर्ट करवा दिया, तो जीन का एडिशन करवा दिया, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही मतलब है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इधर जीन एडिशन और जीन सब्सट्रैक्शन, जीन मॉडिफिकेशन बेसिकली इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपको अगर जीन के बारे में सब कुछ मालूम है, आप ये जानते हैं कि जीन को कौन से एंजाइम्स की हेल्प से कट किया जा सकता है, कौन से एंजाइम की हेल्प से जीन का एक टुकड़ा दूसरे जीन में ऐड किया जा सकता है, अगर आपको ये सारी बातें पता है तो आप बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आई है? यानी कि जीन एडिशन एंड जीन सब्सट्रैक्शन विल बी टुगेदर कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से जीन मॉडिफिकेशन। ठीक है, जीन एडिशन और जीन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, दैट विल बी जीन मॉडिफिकेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है? अच्छे से आ गई है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हारे को एक डिफरेंट सा एग्जांपल मैं देती हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। इमेजिन करो बेटा कि तुम्हारी मम्मी ने तुमसे पूछा कि तुम्हारे को क्या खाना है आज, एंड यू नो तुम्हारे को बहुत अच्छा कुछ खाने की इच्छा हो रही थी। जस्ट इमेजिन करना, जस्ट इमेजिन करना कि तुमने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे आज खीर खानी है, खीर खानी है मुझे आज। ठीक है, अब तुम्हारी मम्मी ने बड़े मेहनत से तुम्हारे लिए खीर बना दी, है ना, खीर तो बन गई है, लेकिन क्या हुआ कि किचन की खिड़की खुली रह गई और एक बिल्ली आती है किचन में और सारी खीर खा जाती है तुम्हारी। क्या तुम ऐसा चाहते हो? कभी भी ऐसा हो? बताओ, डू यू एवर वॉन्ट सच थिंग टू हैपन कि तुम्हारे लिए की गई कोई चीज कोई और ले ले? हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, इजंट इट? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहां पर क्या हो गया कि हमारे लिए जो न्यूट्रिएंट हमने अवेलेबल कराया था, हमारे लिए जो डिलीशियस पकवान हमने बनवाया था, वो कोई और ले गया, वो कोई और खा गया। ठीक है, तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस सिचुएशन, राइट? वेरी डेंजरस सिचुएशन। नोबडी वांट्स दिस, नोबडी वांट्स दिस, राइट? वैसे ही बेटा हमारे जो बैक्टीरियाज को हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया है ना, वो खीर बनाने से भी ज्यादा मेहनत का काम है, बिकॉज इट टेक्स ईयर्स टू मेक अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनवा दिया, उस जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के साथ में मैं क्या चाहूंगी? मैं ये चाहूंगी कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को मैं ढेर सारा न्यूट्रिएंट दूं, ये अच्छे से न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके ग्रो हो, डिवाइड हो, डिवाइड हो, डिवाइड हो, डिवाइड हो। जितना ज्यादा वो डिवाइड होने वाला है, उतना ज्यादा मुझे मेरा प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया से मिलने वाला है। सही बात है ना? योगू बेटा ठंडी हो गई थी खीर, थोड़ा सा तो सेंस इस्तेमाल करो, गरम भी खा लेगी तो मुंह जल जाएगा, लेकिन तुम झूठी खीर तो नहीं खाओगे ना बिल्ली की। ठीक है, क्या ये समझ आया सभी को? तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है, उसको हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको दूसरे बैक्टीरिया के कंटामिनेशन से बचाना चाहते हैं। ठीक है, कंटामिनेशन से बचाना पड़ेगा हमें।
ये देखो, ये बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स दिख रहे हैं सभी को, ये बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स, ये बड़े बड़े टैंक, इस टैंक में तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया अपन ने डाला हुआ है और अंदर रिएक्शन चल रही है बेटा, वो डिवाइड हो रहा है और बहुत सारा प्रोडक्ट बना रहा है तुम्हारे लिए। लेकिन मान लो इधर से कोई घूमता फिरता बैक्टीरिया आकर के इस टैंक में पहुंच जाए और वो भी वो न्यूट्रिएंट खाने लग जाए, लेकिन वो प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं बनाएगा बिकॉज वो जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है। तब क्या हो गया, तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट कंटामिनेटेड हो गया, तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट कंटामिनेट हो गया, तुम्हारा पूरा मेहनत फेल हो गया। ये बचाने के लिए हमें करना पड़ता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडिया बाय एनी अदर बैक्टीरिया एक्सेप्ट आवर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विल बी काउंटेड अंडर द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एवरीबॉडी गॉट दिस? यस और नो? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहां पर, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरमेंट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरमेंट। हम स्टेराइल एनवायरमेंट मेंटेन करके रखेंगे हमारी प्रोसेस के दौरान, उसे हम बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ताकि कंटामिनेशन ना हो जाए। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? यस एवरीबॉडी? क्या ये बात सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुकी है? वेरी गुड मॉर्निंग जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। तो फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं हम लोग इस बारे में, क्या बोलती है हमारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोल रही है, अमंग मेनी द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी विल बी, फर्स्ट इज गोइंग टू बी जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक टू ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, किस चीज को हम ऑल्टर कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को हम ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर ये जेनेटिक मटेरियल को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंटर करवा देते हैं। जैसे ही हमने मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल वाला होस्ट बना दिया, हम उस होस्ट को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, गॉट दिस एवरीवन? नेक्स्ट हमारे पास में आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू मेंटेन अ स्टेराइल दैट इज कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस, ताकि सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हम ऑब्टेन कर सके, डिजायर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हम ऑब्टेन कर सके इन द लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा मात्रा में हमारा प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो सके। बोलो किस किस को क्लियर है अच्छे से? सभी को क्लियर है? 100% क्लियर है सभी को? ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो हमारे को दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करना, ये दोनों प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक के। इस पे नीट में क्वेश्चन आता है बेटा, मैं यहां पर डबल स्टार मार्क कर देती हूं। हमारे से पूछते हैं ये कि प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, ये नीट में पूछा जाता है, ठीक है, ये नीट में पूछा जाता है। हाँ जी नागेश्वर बेटा, आप थोड़ा सा लेट आए हैं, पर अभी आगे के पोर्शन से आप कंटिन्यूअसली समझ पाएंगे, ठीक है। जो आपका पोर्शन छूट गया है उसको एक बार जाकर के रिकॉर्डिंग में बाद में देख लेना, अभी ध्यान दो क्लास पे राइट नाउ। अब हम बात करते हैं कि यार हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो चाहिए, ये तो काफी समय से हमारे एंसेस्टर्स परफॉर्म करवाते ही थे कि भाई न्यू ब्रीड बनाना है किसी एनिमल की या न्यू वैरायटी बनाना है किसी प्लांट की, ये कोई बड़ा चैलेंज तो नहीं था पहले के जमाने में भी, ठीक है, isn't it? तो पहले के जमाने में भी इट वॉज वेरी इजी, इट वॉज वेरी पॉसिबल टू क्रिएट अ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट, अ न्यू ब्रीड ऑफ एनिमल। जैसे कि हमने म्यूल बनवाया है ना बेटा, जब हमने म्यूल बनवाया बेटा, तो म्यूल हमने कैसे बनवाया? तो मैं बोलती हूँ कि यार म्यूल एक हाइब्रिड होता है, ठीक है, हाइब्रिड होता है म्यूल। और ये म्यूल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने ना मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स के गैमीट को मिक्स करा दिया। मेल डोंकी का स्पर्म और फीमेल डोंकी का एग सेल हमने कलेक्ट किया और हमने उसको मिक्स करा के बनवा दिया जाइगोट बनवा दिया।
जो ये जाइगोट बना, ये जाइगोट जो है ये हाइब्रिड है। ये जाइगोट को हमने इम्प्लांट करवा दिया किसी भी फीमेल डोंकी के बॉडी में या फीमेल हॉर्स के बॉडी में, सरोगेट मदर की बॉडी में। बेसिकली हमने क्या किया बेटा, हमने सरोगेट मदर की बॉडी में इसको इम्प्लांट करा दिया। तो जो बेबी बना, वो बेबी क्या बना है, वो बेबी बना है म्यूल। ठीक है, आप ये बात जानते हैं बेटा, म्यूल जो होता है ना, म्यूल उन्हें हमेशा ह्यूमन बीइंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तरीके से बनवाता है। म्यूल आपस में रिप्रोड्यूस कभी नहीं करते हैं बेटा, म्यूल स्टेराइल होता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मेल म्यूल फीमेल म्यूल आपस में रिप्रोड्यूस करके जो है म्यूल बेबीज बना लेंगे, ना ना, खच्चर कभी ऐसे नहीं बनते। खच्चर जो है हमेशा ही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो म्यूल जो है ये, इसमें किस किस के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे जरा बताना मुझे। भाई मैं बोलूंगी कि जो म्यूल है ना, इसमें डोंकी का कैरेक्टर भी होगा, इसमें हॉर्स का कैरेक्टर भी होगा, है ना भाई। डोंकी की तरह इसकी वेट बियरिंग कैपेसिटी होगी। डोंकी पे आप बहुत सारा वजन लाद सकते हैं, डोंकी फिर भी चलता है। ठीक है, वैसे ही म्यूल की भी वेट को तोकने की, उठाने की काबिलियत बहुत ज्यादा है। तभी तो हम देखते हैं माउंटेन पे चढ़ाई पे खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है, म्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर हॉर्स के जैसे क्या कैरेक्टर होगा इसमें, हॉर्स के जैसे भी कैरेक्टर होगा इसमें। जैसे कि हॉर्स थोड़ा तेज चल सकता है कंपैरिजन टू डोंकी। हॉर्स इतना आलसी नहीं होता है जितना कि डोंकी आलसी होता है। ठीक है, सो नाउ यहां पर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद है, इसमें प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि इससे बेहतर होती है बायोटेक्नोलॉजी। तो तुम बोलोगे मैम ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के अंदर हमें काफी सारे ऐसे जीन्स का भी मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड जीन्स नहीं है। ठीक है, यानी कि आई कैन से आई विल बी ऑब्टेनिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनवांटेड जीन्स ऑल्सो इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? हाँ जी, हाँ जी बच्चों बताइए। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में डिसएडवांटेज क्या हो जाता है? डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि मैं बोलूंगी दोज जीन्स या अनवांटेड जीन्स विल ऑल्सो मल्टीप्लाई। अनवांटेड जीन्स भी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हम नहीं चाहते थे। हम काफी सारे हॉर्स जैसे कैरेक्टर्स इसमें नहीं चाह रहे थे, हम काफी सारे डोंकी लाइक कैरेक्टर्स इसमें नहीं चाह रहे थे, हम ये भी नहीं चाह रहे थे कि ये स्टेराइल हो जाए बेचारा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कन्वेंशनली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के माध्यम से हमने जो हाइब्रिड्स बनाए हैं उसमें अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं। ओके ओके गाइस, ठीक है। मतलब क्या होता है स्टेराइल का? स्टेराइल मतलब कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं अगर आपसे बोलूं भाई बायोटेक्नोलॉजी फिर एडवांटेजेस कैसे? भाई बायोटेक्नोलॉजी में मैंने बोला कि यार मेरे को एक डिजाइनर बेबी बनाना है। तुम बोलोगे मैम डिजाइनर बेबी क्या होता है? डिजाइनर बेबी के कॉन्सेप्ट चलते हैं बेटा, फॉरेन में भी चलते हैं और इंडिया में भी आजकल बहुत चलने लग गए। उसमें क्या होता है, एक कपल आया डॉक्टर के पास और उस कपल ने बोला कि हमें हमारे चाइल्ड में ये कैरेक्टर चाहिए। क्या कैरेक्टर चाहिए? बोलते हैं कि हमें उसके बाल जो हैं वो ब्राउन चाहिए, हमें उसकी आंखें जो है ब्लू कलर की चाहिए। बोलो बनवा सकते हैं डॉक्टर? हाँ, कोई हलवा तो नहीं है कि गैस पे बना लिया। कैसे बनाएंगे ये चीज? नाउ दिस इज सो सिंपल विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से क्या करेंगे, वो जीन फॉर द ब्लू आई, जीन फॉर द ब्राउन हेयर को इंट्रोड्यूस कर देंगे जाइगोट में। ठीक है, जाइगोट में उसके खुद के जो बालों का कलर है उसकी जगह पर ब्राउन जीन का कलर लगा देंगे, ब्राउन जीन लगा देंगे। ठीक है, ब्राउन हेयर एनकोडिंग जीन लगा देंगे। उसकी आंखों के कलर वाले जीन को हटा करके ब्लू आईज एनकोडिंग जीन लगा देंगे। बाकी पूरा बच्चा पेरेंट पे जाना चाहिए लेकिन उसकी आंखें नीली हों, लेकिन उसके बाल भूरे हों। ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज वी आर हियर एबल टू एड द जीन्स, रिक्वायर्ड जीन्स। We are also able to delete the harmful or not required genes. ठीक है गाइस, गॉट दिस एवरीवन? तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसे परफॉर्म किया जाता है जिसमें कि ओनली, क्या बोलेंगे हम यहां पर,
only required gene of interest is added, ठीक है, to make genetically modified organism GMO, ठीक है। डिलीट, हम उन जीन्स को ऐड नहीं कर रहे हैं जो कि हार्मफुल है, नॉन रिक्वायर्ड है, सिर्फ उन जीन्स को ऐड कर रहे हैं जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है बच्चों। ओके ग्रेट। यहां पर आप देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी हो सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आ सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास में बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम आज तक बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना चुके हैं, ठीक है। चलो तो क्विकली एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हैं कि एनसीईआरटी हमारी क्या बोल रही है इस बारे में। देखिए, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ये सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस लेकर के आता है, वहीं पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल या योगदान नहीं होता जनरली वेरिएशंस लेकर के आने में। बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेथड, बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड, बिल्कुल हाँ जी। ओके हाय बेटा, ऑसम असम। चलिए तो यहां पर देखते हैं, द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पॉपुलेशन। भाई हम सभी जानते हैं कि वेरिएशंस अगर आती हैं तो जनरली हम बोलते हैं वेरिएशंस आना अडाप्टेशंस के लिए हेल्पफुल होता है। वेरिएशंस आती हैं तो सुपीरियर क्वालिटी ऑर्गेनिजम्स भी बन सकते हैं जो कि एनवायरमेंटल चेंज को रेजिस्ट कर सके और अपने आप को बचा सके, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं पर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस नहीं लेकर के आता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, वेरिएशंस नहीं लेकर आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस लाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस नहीं लेकर के आता है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। ट्रेडिशनल प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक्स जो हमने किए, वहां पर हमारे सामने लाइन आ रही, देखिए, इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद द डिजायर्ड जीन्स, दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द कन्वेंशनल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ठीक है। The technique of genetic engineering, which includes creation of recombinant DNA, uses gene cloning and gene transfer, overcoming this limitation and allows only required set of gene. हम सिर्फ desirable genes introduce करते हैं इसमें, undesirable genes हम introduce नहीं करते हैं genetic engineering के माध्यम से। Hopefully got this? हाँ जी बेटा, evolution बिल्कुल पढ़ाया है मैंने, I have taught evolution also, बिल्कुल पढ़ाया है, ठीक है। चलो तो यहां तक की कहानी अगर सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो जल्दी से मुझे बताएंगे लाइव चैट में कि यस मैम वी आर डन विद दिस मच। यस मैम, यहां तक का समझ में आ गया है, जल्दी बता दो। तो क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, अनडिजायरेबल जीन्स का भी मल्टीप्लीकेशन हो जाता है एंड हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सिर्फ डिजायरेबल जीन्स को ही हम ऐड करते हैं टू मेक द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया नागेश्वर एंड ईशा, शिव, प्रीता, जय, अननोन पर्सन, ऋतुजा, उर्वी। ओके अब रिकॉम्बिनेंट क्या होता है ये पूछ रहे हो बेटा, मैं बिल्कुल बताने वाली हूं आपको ये चीज। चलिए तो मुझे पहले तो सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे इन द लाइव चैट। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं आप सभी से, आप लोग फटाफट से आंसर करना, ठीक है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेटर व्हेन वी नीड टू इंसर्ट ओनली वन सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन में दो ऑप्शंस दे रही हूं आपको, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जल्दी बताओ क्या लगाने वाले हैं। हाँ जी यस बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस भी हो चुका है। अच्छा जो भी बच्चे 12th क्लास वाले हैं थोड़ा सा ठंड रखो, शांति बनाए रखो, बिकॉज आप सभी के लिए हम एक बहुत ही प्यारा सा एक बैच और लेकर के आ रहे हैं। पर उस बैच में मेरी क्लास एकदम सुबह सुबह होगी, ठीक है। सुबह सुबह मतलब सुबह 7 बजे से, तो आपको थोड़ा जल्दी उठ के क्लास में आना पड़ेगा। ओके तो सब बच्चों ने आंसर कर दिया है कि मैम जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट कर दूं,
बेटा क्वेश्चन मैंने ये पूछा, अगर मुझे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना है जिसमें मैं सिर्फ एक सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना चाहती हूं, तो कौन सी टेक्निक बेटर होगी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग? ठीक है, तो एवरीबॉडी हैव मार्क द आंसर एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, और बिल्कुल सही आप सभी ने मार्क किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अब आते हैं कि जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम बाहर ही बनवा सकते हैं, क्लोन करवा के। बाहर ही मतलब कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म से हमने निकाला है ना, उससे निकाल करके हम बैक्टीरिया में बनवा सकते हैं, हम किसी और दूसरे होस्ट में बनवा सकते हैं। सॉरी गाइस, मैम आई स्लीप एट 2 AM। ओहो ऋतुजा, पर बायोलॉजी पढ़ना है अगर 13 डेज में पूरा का पूरा 12th क्लास सिलेबस खत्म करना है तो 7 बजे आना पड़ेगा क्लास में। ठीक है, चलो पूरा एवरीडे क्लास होगी, 13 डेज में फुल सिलेबस कवर कराऊंगी आपको। देखो तो जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं, अब इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। अब यहां से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एग्जैक्ट कहानी बिगिन होता है, यहां से एग्जैक्ट कहानी बिगिन होता है। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, मैंने बोला कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है भाई, मुझे चाहिए है एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में से मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहती हूं। जीन ऑफ इंटरेस्ट टर्म ध्यान से सुन लो सब लोग, जिस जीन की हम कॉपीज बनवाना चाहते हैं, जिस जीन को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसकी कॉपीज बनवाना चाहते हैं, वो जीन को हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आया सभी को? हाँ जी, क्या बात समझ में आया सभी को? बताओ जल्दी से, यस और नो आया? ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है भाई? ऐसे इमेजिन करते हैं कि थोड़ा सिंपल लगे हमें। ठीक है, मैंने कहा कि यार आप है ना, जो आपके सारे फ्रेंड्स 5-6 फ्रेंड्स को पता चल गया है कि जो मैम ने नोट्स बनवाए हैं या जो सर ने नोट्स बनवाए हैं, उसमें से एक पेज ऐसा है जिसके अंदर से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, बाकी पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इमेजिन किया एक नोटबुक तुम्हारे पास में, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं। तुमने बोला कि मैम ये वाले पेज में से क्वेश्चन आएगा क्या? तो मैम ने बोला यस, ये पेज का तुम सबके सब फोटो कॉपी करवा के अपने पास रख लो। ठीक है, तो तुम जाओगे जेरोक्स वाले के पास में, फोटोकॉपी मशीन वाले के पास में, और उसको बोलोगे भैया इसका एक जेरोक्स बना के दे दो, इसका एक फोटोकॉपी करके दे दो। लेकिन तुम्हारे 5-6 दोस्त सर पे खड़े हुए नाच रहे हैं कि हमको भी चाहिए, तो तुम क्या एक ही फोटोकॉपी बनवाओगे कि तुम मल्टीपल फोटोकॉपीज बनवाना चाहोगे? ये बताओ। अब तुम बोलोगे मैम मल्टीपल फोटोकॉपीज बनवाएंगे, 6 तो हमने बनवा ली, फिर वो दोस्त बोलेंगे कि यार एक काम करते हैं, थोड़ी ज्यादा ही फोटोकॉपी करवा लेते हैं, हो सकता है अपने से कोई मांगने के लिए आ जाए कि यार तेरे पास वो नोट्स का कॉपी है क्या, तो अपन उसको दे पाए, है ना? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल कॉपीज बनवा रहे हैं उस एक ही पेज की, क्योंकि वो पेज तुम्हारे इंटरेस्ट का पेज है ना? वैसे ही बेटा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम ऑर्गेनिजम्स का, हमें जो जीन का प्रोटीन चाहिए है, उस जीन की हम मल्टीपल कॉपीज बनवाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें उससे प्रोटीन प्राप्त हो सके। इसे हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। प्रणय कह रहा है कि मैम मैं किसी और का फायदा नहीं होने दूंगा, मैं तो एक ही कॉपी करवाऊंगा, है ना? ये तो बड़ी गलत बात है यार तुम्हारी। हाँ जी, तो खुद की चॉइस का जीन जो है उसे हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास एक वेक्टर है, एक प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड जो है ना, इस प्लाज्मिड के अंदर अगर अपन अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिट कर देंगे तो इसकी कॉपीज बन जाएगी। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि प्लाज्मिड फोटोकॉपी मशीन है अभी राइट नाउ हमारे सामने। ठीक है, प्लाज्मिड हमारे सामने फोटोकॉपी मशीन की तरह फंक्शन कर रहा है, इसके साथ में अगर हमने इंसर्ट कर दिया हमारे जीन को तो इसकी कॉपीज बन जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे हैं सभी बच्चे? होपफुली। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बेटा सारे बच्चे ध्यान से देखना, तो प्लाज्मिड हमने लिया, प्लाज्मिड एक वेक्टर या कैरियर की तरह फंक्शन करता है जिसके साथ में हम हमारे जीन को लिंक कर देते हैं, और इस पूरे के पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, यानी कि प्लाज्मिड को और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम जोड़ देते हैं बेटा डीएनए लाइगेज की मदद से। प्लाज्मिड को और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग जोड़ देते हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से।
ठीक है, देखो तो ये प्लाज्मिड हो गया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, हमने इन दोनों को जोड़ दिया डीएनए लाइगेज की हेल्प से, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इसको अब मैं बैक्टीरिया यानी कि होस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकती हूं तो मैंने इसको होस्ट में इंसर्ट करा दिया। अब तुम सब ये बात जानते हो कि नहीं कि बैक्टीरिया की काबिलियत होती है कि वो बाइनरी फिजन से डिवाइड कर सकता है। जब भी वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है तो अपने पूरे जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाता है कि नहीं? मैम क्लास कितने बजे तक खत्म होगी? बेटा क्लास हमारी चलेगी कम से कम 3 आवर्स और ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आप मान के चलिए कुछ 12:30 से 1 के ड्यूरेशन में आपका ये पूरा सेशन ओवर करवा दूंगी मैं, ठीक है। सो यू ऑल कैन सी दैट द डीएनए विल बी गेटिंग रेप्लिकेटेड अलोंग विद द बैक्टीरियल रेप्लिकेशन, दिस इज जीन क्लोनिंग, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हेन वी वांट अ जीन टू बी कॉपीड, ठीक है, दैट इज जीन क्लोनिंग। We need to link the gene of interest with a vector DNA, ठीक है, to make recombinant DNA, rDNA, ठीक है। Then rDNA is inserted in host where it gets copied by, किस माध्यम से कॉपी होता है ये? where it gets copied by DNA, sorry, where it gets copied by bacterial multiplication. सॉरी गाइस खांसी बहुत हो रही है क्योंकि वायरल फीवर हुआ था बीच में, ठीक है। चलो सभी लोग यहां पर ये वाली बात 100% क्लियर है क्या सभी को? क्या ये वाली बात 101% क्लियर है क्या बेटा लोग? जल्दी बताओ, ठीक है। हाँ ब्रेक बिल्कुल होगा बीच में, 5 मिनट का ब्रेक दूंगी आप सभी को, ठीक है, 10 मिनट का। चलो हो गया ये। अब हमारे पास में ये जो पूरी कहानी थी हम इसको एनसीईआरटी से रीड लगा लें क्या एक बार, कि रहने दें? लगाओगे क्या? हाँ जी, एनसीईआरटी रीडिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, राइट? चलो फटाफट से देखते हैं। तो डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए? हम एक पीस ऑफ डीएनए के साथ क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम इसको? हम इसे किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? अभी एलियन ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो यूएफओ से अंतरिक्ष से एलियन आया उसकी बात हो रही है क्या? नहीं बच्चे, यहां पर एलियन का मतलब है फॉरेन, किसी भी और में, है ना। माने कि बैक्टीरिया का डीएनए मान लो ह्यूमन में इंसर्ट कर दिया तो ह्यूमन एलियन हो गया उसके लिए, ठीक है। मान लो कि प्लांट का डीएनए मैंने बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया, ऐसा होता नहीं जनरली, पर फिर क्या हो गया? ये एलियन डीएनए हो गया। एलियन डीएनए माने कि किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए, ठीक है। फॉरेन जीन, बिल्कुल बेटा फॉरेन जीन। नाउ अब सिचुएशन समझिए। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। भाई मैं चाहती ना तो मैं क्या करती, ये डीएनए को लेती जीन ऑफ इंटरेस्ट को और डायरेक्टली बैक्टीरिया में इंजेक्शन से डाल देती, तो क्या यहां पर ये रेप्लिकेट कर जाता? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज रेप्लिकेशन अगर करवाना है तो हमें उसको होस्ट के डीएनए का पार्टिसिपेंट बनाना पड़ेगा, हमें उसको होस्ट के जीनोम का पार्टिसिपेंट बनाना पड़ेगा, और वही करने के लिए हमने उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट करके भेजा, ठीक है। बात समझ आया सभी को? है ना। तो वही चीज करना था हमें, इसलिए हमने उसको प्लाज्मिड के साथ में इंसर्ट करके भेजा। ऐसे ही मैं जीन को पुट कर देती तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता, ठीक है। सो इट वोंट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन दी ऑर्गेनिज्म, पर अगर हम उसको इंटीग्रेट करके भेजेंगे जीनोम के साथ में, रिसिपिएंट के जीनोम के साथ में, तो वो मल्टीप्लाई जरूर कर सकता है और फिर वो आगे आने वाली जनरेशंस में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि उस बैक्टीरिया के डिवीजन से जितने भी बैक्टीरियाज बनेंगे उन सब बैक्टीरियाज में ये भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जाने वाला है। ओके, ठीक है। ओके बच्चा लोग, क्या ये सभी को समझ में अच्छे से आ गया है? हाँ जी।
सो दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकेम अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का जब वो पार्ट बन जाएगा तभी जाकर के वो रेप्लिकेट करने वाला है। अब यहां पर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वगैरह डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के साथ अवगत होंगे इन द वेरी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो अब आपको मैं बताने वाली हूं पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली किसने कंडक्ट किया था। ठीक है, तो वो कंडक्ट किया था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर नाम के दो साइंटिस्ट ने। ठीक है, क्या नाम है इनका? स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ओके तो ये बेटा इन 1972 इन 1972। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मोस्ट वेलकम टू द क्लास। यस, क्या सभी को इतना समझ में आया जितना मैंने भी बताया? चलिए, तो स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर का एक्सपेरिमेंट हम समझ रहे हैं। ओके, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है ना? कोई गैप या लैग तो नहीं आया बिकॉज लाइट गई थी बीच में? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देयर इज नो लैग, राइट? चलो, तो हम यहां पर एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया? अच्छा, इसमें ना कई बार आपके पास में सिर्फ स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर की जगह पर सिर्फ कोहेन एंड बोयर एक्सपेरिमेंट भी लिख के आ सकता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा ही पूरा नाम याद रहे। ठीक है बेटा, रिपीट बार बार नहीं होगा बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, रिपीट कितनी बार करेंगे अपन। देखो, तो ये हमारे हो जाएंगे हर्बर्ट बोयर और ये हमारे स्टेनले कोहेन है। ठीक है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया देखते हैं। इन्होंने क्या करा एक्सपेरिमेंट, मैं यहां पर इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखवाती हूँ, लेकिन अपन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, लेकिन यहां पर ये पॉइंट जरूर नोट कर लेते हैं। दे वर द फर्स्ट टू परफॉर्म सक्सेसफुल आरडीएनए एक्सपेरिमेंट। सक्सेसफुल आरडीएनए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले ये पहले लोग हैं। ये पहले लोग हैं जिन्होंने पहला सक्सेसफुल आरडीएनए टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इसलिए मैंने इसको बड़े बड़े इस शब्दों में लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहना चाहिए ये सब कुछ। ठीक है गाइस, आप देखिए ध्यान से देखना पूरे एक्सपेरिमेंट को। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम हमें जीन क्लोनिंग समझ नहीं आया, उनको भी ये समझ में यहां पर वापस से आ जाएगा बिकॉज अपन पूरा डायग्राम बना करके देख रहे हैं। देखो, तो क्या किया इन्होंने इन्होंने पहले तो ले लिया एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया पता है? किसी अननोन ऑर्गेनिज्म से लिया, हम नहीं जानते किससे लिया, अननोन सोर्स से अननोन सोर्स से लिया। क्या लिया इन्होंने? इन्होंने लिया एंटीबायोटिक एनकोडिंग जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एनकोडिंग जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एनकोडिंग जीन इन्होंने ले लिया बेटा एज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। और इन्होंने और क्या लिया? इन्होंने प्लाज्मिड भी लिया था एक, जिस प्लाज्मिड को वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ये, और उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेटा प्लाज्मिड या वेक्टर इन्होंने किससे लिया, किससे ऑब्टेन किया? इन्होंने प्लाज्मिड या वेक्टर जो है ना वो ऑब्टेन किया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम यानी कि टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया का इन्होंने वेक्टर के तौर पे प्लाज्मिड निकाल लिया। ठीक है क्या किया इन्होंने, समझ में आया? हाँ जी, इन्होंने प्लाज्मिड जो है बेटा वो साल्मोनेला टाइफी से लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट अननोन सोर्स से लिया, लेकिन लिया क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ले लिया। फाइनली क्या करेंगे ये इन्होंने प्लाज्मिड को कट करवाया और प्लाज्मिड को कट करवाया, ठीक है, ऐसे करके, है ना, और इन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करवाया बेटा। अब इनका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो कैसा था देखो, अपन यहां पर दूसरे कलर में कर देते हैं इसको। ये बड़ा सा इनके पास एक जीन था बेटा, बड़ा सा जीन था, लेकिन उस जीन में से ना इन्होंने सिर्फ इतना ही हिस्सा लेना है जो कि वाकई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए एनकोड करता है।
बाकी का पोर्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए एनकोड नहीं करता है, तो यानी कि इनका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो केवल इतना सा ही हिस्सा है बेटा, इतना सा ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसको भी इन्होंने कट करवा के ले लिया। अब कट करवाने के लिए जीन को किस चीज की हेल्प लगती है बताइए? जीन को अगर हमें कट करके कहीं से निकालना है तो हमें किस चीज की हेल्प लगती है? हमें डेफिनेटली कुछ एंजाइम्स की हेल्प लग रही होगी बेटा, है ना? हमें डेफिनेटली कुछ एंजाइम्स की हेल्प लग रही होगी या नहीं? तो हमने एंजाइम की हेल्प से कट करवा के इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग ले लिया, ऑब्टेन कर लिया। किस एंजाइम की हेल्प से कट करवाया होगा इन दोनों को? इन्हें कट करने के लिए हमने जो एंजाइम यहां पर इस्तेमाल किया है उस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज नाम का एक एंजाइम लिया। जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का टाइप इन्होंने इसको काटने के लिए लिया था ना, वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उन्होंने इसको काटने के लिए भी लिया। यानी कि आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन करना है तब भी आपको वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लेना है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से आपने अपने प्लाज्मिड यानी कि वेक्टर को कट करवाया है। दोनों में सेम एंजाइम होना चाहिए बेटा, अलग अलग एंजाइम लिया तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, ठीक से नहीं कट होगा, ठीक से फिक्स नहीं होगा, क्योंकि टुकड़े अलग अलग टाइप के बन जाएंगे जिनमें कि जुड़ने की काबिलियत नहीं होगी। जुड़ने की काबिलियत चाहिए तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब ये टुकड़ा प्लाज्मिड का आ गया, ये टुकड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट का आ गया, दोनों को भाई जोड़ दो, दोनों को भाई जोड़ दो। जोड़ देते हैं, ये हमारे पास जुड़ा हुआ आ जाएगा। देखो ऐसा, ये क्या बन गया? ये हमारे पास में बन गया क्या चीज बताइए? ये हमारे पास में बन गया है क्या चीज बताइए बेटा? हमारे पास में बन गया है प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जुड़ा हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप देखिए प्लाज्मिड डीएनए जो आपका था उसके साथ में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जुड़ करके आ गया है। अब इसको क्या बोलूं? अब इसको क्या बोल सकती हूं मैं? अब मुझे इसको बोलना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलना पड़ेगा मुझे इसको? मुझे इसको बोलना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि आरडीएनए। इस डीएनए में रिकॉम्बिनेशन हो गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गया है। ठीक है ओके, अब बेटा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लाई मुझे करवाना है अगर, तो मुझे उसको बैक्टीरिया में भेजना पड़ेगा, माने कि मुझे उसको होस्ट में इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम इंसर्ट करने वाले इनटू होस्ट, इंसर्टेड इन होस्ट। बेटा होस्ट कौन होगा? होस्ट डेफिनेटली, क्योंकि प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कराना है तो बैक्टीरिया ही होना चाहिए, है ना? लेकिन साल्मोनेला टाइफी को होस्ट के तौर पे ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की कॉपी बनवा रहे हैं। अगर हमने टाइफॉइड वाले बैक्टीरिया में ऐसा करवा दिया तो टाइफॉइड वाला बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से भी नहीं मरेगा, तो फिर टाइफॉइड कितना फैल जाएगा, है ना? ये बात समझ आ रही है? इसलिए उन्होंने होस्ट कैसा लिया? होस्ट लिया जो कि ह्यूमन के लिए इतना डेंजरस नहीं, बल्कि ह्यूमन के शरीर में खुद पाया जाता है वो होस्ट, और वो है ई कोलाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया? इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस किया, और वो होस्ट कौन था? वो था हमारा इश्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, जिसके पास में प्लाज्मिड नहीं था। जैसे ही इंसर्ट कर दिया इसमें तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ये होस्ट मॉडिफाई हो गया, ये होस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, ये होस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड होस्ट बन गया है। क्यों बन गया है ये? क्योंकि हमने इसमें रिकॉम्बाइंड प्लाज्मिड को इंसर्ट करवा दिया है। ठीक है, हमने इसमें आरडीएनए को इंसर्ट करवा दिया है, एंड इस कारण से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी करने के कारण से ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट बन चुका है। कितने बच्चों को यह बात अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है? यस बच्चों बताएं। तो मैं इसको क्या बोल दूंगी? मैं इसे बोल दूंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैं इसको बोल दूंगी ट्रांसफॉर्म हो गया ये होस्ट, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हो गया बेटा, ये मॉडिफाइड बैक्टीरिया हो गया ये। ठीक है, अब बेटा जैसे ही ये बैक्टीरिया अपनी कॉपीज बनाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो जितने भी बैक्टीरियाज बनेंगे ना, उन सभी बैक्टीरियाज के अंदर हमारे पास में क्या पाया जाने वाला है? हमारे पास में पाया जाने वाला है रिकॉम्बिनेंट
डीएनए, हमारे पास में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉपीज ऑब्टेन होने वाली हैं। कितने बच्चों को ये पूरी बात समझ में आई? इस तरीके से फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया सक्सेसफुली स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर नाम के 2 लोगों ने। सभी को क्लियर है? नागेश्वर इज सेइंग मैम वेक्टर लाइक एग्रोबैक्टीरियम व्हेन इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर्स द आरडीएनए इनटू होस्ट। हाँ, दैट इज अ वेरी नेचुरल मैकेनिज्म डेफिनेटली। एंड योगेश क्या बोल रहा है? बोथ आर कट सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड जनरेट द स्टिकी एंड्स, बोथ विल बी लाइगेटिंग देन। डेफिनेटली, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी नाइस। सो यू गाइस गॉट एवरीथिंग राइट? 100% clear about this experiment? So, which enzyme is used to cut the DNA? Then we will be saying restriction endonuclease enzyme is used, right? If I say which enzyme is used to join the DNA, then we have to write down something. The name of the enzyme should be written here, and that will be DNA ligase. DNA ligase used to what? Used to join the DNA fragments. ठीक है, तो यहां लिखते हैं अपन कट डीएनए, है ना, और यहां पे अपन लिखते हैं लाइगेट और ज्वाइन द डीएनए और ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट, है ना? ठीक है, क्या ये सभी को समझ में आया अच्छे से? ओके गाइस, ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। प्लांट फिजियोलॉजी है, ये कहां से आई बात? चलिए, वेरी गुड निकिता एंड एवरीबॉडी, जिन जिनको समझ में अच्छे से आ गया है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, हमारे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, जो हमारे हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनले कोहेन ने परफॉर्म किया था। ठीक है, अब आप यहां पर कुछ नए टर्म्स के साथ में अवगत होने वाले हैं। यू विल बी गेटिंग सम मोर टर्म्स हियर एंड दीज टर्म्स विल बी नाउ implemented in the next experimental techniques which we'll be studying. ठीक है बेटा, eagle eye gaming. मैम why blunt end not created? बेटा blunt end create जो है ना, वो किसके माध्यम से होते हैं, किसके हेल्प से होते हैं, आप सब जानते हैं। blunt end will be created with the help of the set of restriction endonuclease enzymes. example इसमें कौन शामिल हो सकता है? EcoR1, ठीक है, BAMH1। वहीं पर अभी हमारे स्टिकी ब्लंट एंड्स क्रिएट होते हैं SMA1 से। सॉरी गाइस, स्टिकी एंड क्रिएट होते हैं EcoR1 से, स्टिकी एंड क्रिएट होते हैं BAMH1 से, एंड ब्लंट एंड क्रिएट होते हैं SMA1 नाम के एंजाइम से, और भी कुछ एंजाइम्स आते हैं। तो बेटा जनरली हम ब्लंट एंड वाले एंजाइम्स की हेल्प नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, अभी ब्लंट एंड क्या होता है, स्टिकी एंड क्या होता है, इस पे अपन आने वाले हैं बेटा। ठीक है, आप पहले से ही डाउट पूछ रहे हैं, पर मैं अभी इसको समझाने वाली हूं आगे। ओके योगेश, वी विल बी स्टार्टिंग दैट इन द नेक्स्ट टॉपिक, डोंट वरी। चलो, सो आई एम नॉट गोइंग टू read each and every line of this topic for all of you. I want you all to revise and read this one. ठीक है, पर यहां पर सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है वो क्या है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज हुआ था, किसकी हेल्प से हुआ था? तो हमने कहा एक प्लाज्मिड हमने लिया है, जो प्लाज्मिड को हमने साल्मोनेला टाइफी से ऑब्टेन किया। ठीक है, इस प्लाज्मिड के साथ में हमने लिंक कर दिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमने किस सोर्स से ऑब्टेन किया ये हमें नहीं पता है, वी डोंट नो दैट। ठीक है, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने इनको ज्वाइन करवाया, कट करवाया, पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से। ठीक है, फिर ज्वाइन करवाया डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम की हेल्प से, और फिर फाइनली इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा दिया। ठीक है, और उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस किया है। जिस होस्ट में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है उस होस्ट का नाम है इश्चेरिचिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई। ठीक है, ओके, जिस होस्ट में उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है बेटा वो है इश्चेरिचिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई, है ना। अच्छा, इसको साल्मोनेला टाइफी में क्यों इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया? साल्मोनेला टाइफी बहुत ही ज्यादा पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग टाइप का बैक्टीरिया है, जो कि टाइफाइड कॉज करता है। अगर इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमने इंट्रोड्यूस करवा दी होती तो ह्यूमन ने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली होती। ठीक है, फिर बिकॉज टाइफाइड का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से नहीं हो पाता, इसलिए हमने ये चीज नहीं की। ओके, यस एवरीवन, क्लियर है? चलिए,
तो अब हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं किस टॉपिक पे, देखिए, you can hence infer that there are 3 basic steps in the genetically modification of an organism. जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम किस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन करके उसे होस्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है आइडेंटिफिकेशन हमें करना है डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, हमें क्या डीएनए को कॉपी करवाना है हमें वो मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या होगा, हमने अगर वो डीएनए को ऑब्टेन कर लिया तो हमें उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करने आना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है। फिर तीसरी बात है हमें होस्ट को रेप्लिकेट करना अलाउ करना पड़ेगा ताकि होस्ट अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट हो सके, हमें प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट दे सके। ये हम एक स्टेराइल या फिर स्टेराइल यानी कि कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में परफॉर्म करेंगे। तो डीएनए जो हमारे पास बना है उसको हमने होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब हम उसको प्रोजेनीज में ट्रांसफर कर पा रहा है कि नहीं हमारा होस्ट, ये चेक करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी विल बी डूइंग। ओके गाइस, नाउ सारे के सारे बच्चे जो हैं पूछ रहे हैं कि मैम प्लाज्मिड क्या होता है, ये क्या होता है। तो बेटा अभी स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन हम उसी टॉपिक पे कर रहे हैं। देखो प्लाज्मिड क्या होता है अभी हम ये देखेंगे, एंजाइम्स जो हमने नाम सुने उनके बारे में समझेंगे, होस्ट क्या होता है ये बात भी अब हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अब हम वही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम बोलते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें आप एंजाइम्स, ब्लंट एंड स्टिकी एंड सब चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए इसको, ये है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड, just give me 1 second. Meanwhile please read the NCERT. ओके, ठीक है। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अपन समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सामने 3 मेन टाइप के टूल्स आते हैं, एक तो आता है एंजाइम्स, एक आता है वेक्टर, एक आता है होस्ट। मतलब क्या है, एंजाइम्स डिफरेंट टाइप के आते हैं। पहला तो वो कैटेगरी का एंजाइम जो कि डीएनए को कट करने के लिए हमें चाहिए, एंजाइम टू कट डीएनए, उसका नाम क्या होता है, that is going to be a set of enzymes called as restriction endonucleases, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एंजाइम टू जॉइन डीएनए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। एंड देन हमारे पास आता है बेटा एंजाइम टू पॉलीमराइज या फिर कॉपी द डीएनए, एंजाइम टू पॉलीमराइज डीएनए, दैट विल बी डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब देखो ये सब एंजाइम्स हमें चाहिए। फिर आती है बात वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स वो एजेंट हैं जो कि हमारे डीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करने वाले हैं, ठीक है। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है पहले तो ये देख लेते हैं, वेक्टर्स आर द एजेंट्स which help in transfer of gene of interest in host organism, ठीक है। तो वेक्टर जो है वो कैरियर की तरह भी फंक्शन करता है, इसलिए वेक्टर को हम लोग कई बार कैरियर्स भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। इसमें क्या एग्जाम्पल आता है, तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है प्लाज्मिड, कॉस्मिड, ठीक है, फेज वेक्टर्स एटसेट्रा।
ये सब एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स, फेज वेक्टर्स, लैम्डा फेज, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स आ सकते हैं इसमें, जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास में लेकर के जाए। और होस्ट ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है बेटा द ऑर्गेनिज्म इन विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड एंड इट्स कॉपीज आर मेड या कॉपीज आर क्रिएटेड, ठीक है। तो होस्ट भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं बेटा, जैसे कि यहां पर मैंने कहा वेक्टर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, लैम्डा फेज, डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हो सकते हैं ना। वैसे ही होस्ट भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। मैंने बोला मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं तो प्लांट होस्ट हो जाएगा। मैंने कहा मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं तो बैक्टीरिया होस्ट हो जाएगा। मैंने कहा मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं तो एनिमल सेल होस्ट हो जाएगा। यानी कि होस्ट कुछ भी हो सकता है। होस्ट कैन बी बैक्टीरिया, it can be plant cell, it can be animal cell, it can be any other cell, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा। ये हुई तीनों के तीनों टूल्स जो हमें चाहिए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। YAC, BAC ये सब भी वेक्टर्स है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, डेफिनेटली दीज आर ऑल द वेक्टर्स। और ये YAC और BAC का इस्तेमाल हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में करते हैं, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने बड़े जीन्स को इंटीग्रेट करने के लिए YAC और BAC जैसे वेक्टर्स की हेल्प ली थी, ठीक है ना। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आई है कि टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो आपको NCERT के अंदर से मैं एक बारी वापस से रीडिंग लगवा रही हूं। आपको पता पड़ेगा कि यहां पर सेपरेट करके नहीं लिखा हुआ है चीजों को, पर लिखा हुआ सब कुछ है साथ में। जैसे कि क्या क्या टूल्स हैं, तो इनने बोला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, मतलब कि एंजाइम वाली कैटेगरी का अपना पहला टूल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसने कहा डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि हमारे एंजाइम वाली कैटेगरी में हमने लास्ट में लिखा है टूल। और इसमें लिखा है डीएनए लाइगेज भी है, यानी कि एंजाइम वाली कैटेगरी में हमारे पास सेकंड नंबर पे जो टूल हमने लिखा है वो। वेक्टर्स भी इन्होंने ले लिए, वेक्टर्स हमने अलग से बनाया और होस्ट हमने अलग से बनाया। बेटा सब कुछ इनके हिसाब से जो है ये रिक्वायरिंग चीजें हैं आर डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करने के लिए। ये सब जो मैंने लिखवाया है यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ओके 100% क्लियर है सभी को? मैम ब्रेक प्लीज। बेटा ब्रेक अभी 1 आवर 30 मिनट हो जाने दो, फिर दे दूंगी तुम लोगों को ब्रेक मैं पक्के से। चलिए अब हम कैटेगरी वाइज डिफरेंट एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। बेटा देखो यहां पर हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, हमने डिफरेंट एंजाइम्स की बात करनी है इधर। तो मैं बोलूंगी कि यार मैं ना तुम्हारे को सबसे पहले पढ़ाऊंगी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, पर उसको समझने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियस का मतलब ही क्या होता है। तो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है ये अब हम समझेंगे। तो हमारा ये एंजाइम कैटेगरी समझ में आ जाएगा हमें पहले, फिर हम डीएनए लाइगेज के बारे में समझेंगे, फिर हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में समझेंगे। तो ऐसे करके हम सारे एंजाइम्स को डिफरेंटली समझने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम टूल्स की कैटेगरी में जाकर के क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले टूल्स की कैटेगरी में जाकर के पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रही हूं टूल्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स में भी सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। बिकॉज न्यूक्लियस अगर हम समझ लेंगे तो ही हमें एंडोन्यूक्लियस यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इनके बारे में हम समझ रहे हैं। चलो देखो यहां पर समझते हैं बेटा सभी लोग, ध्यान से देना, ध्यान देना सभी लोग। न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है। तुमसे अगर मैंने पूछा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है
तो तुम बोलोगे मैम जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर जेनेटिक मटेरियल जो है मैम आरएनए भी हो सकता है। बोलोगे, यही बात बोलोगे ना, कुछ और तो नहीं बोलने वाले। देखो जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है मैम, या तो फिर जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए भी हो सकता है मैम। ठीक है, अभी लेकिन हम बात कर रहे हैं डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल की। तो मैंने तुमसे कहा कि डीएनए हमारा कैसे होता है, तो तुम बोलोगे मैम डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, 5' से 3' एंड होता है एक उसके पास में, एक एंड उसका 3' से 5' होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंटी पैरेलल चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी। हमेशा हम लोग ये बात करते हैं जब हम डीएनए के बारे में बात करते हैं। EEG प्लाज्मिड इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट। प्लाज्मिड समझा रही हूं बेटा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं चलना चाहते हो तुम लोग? हाँ जी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलो। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलने में क्या होता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजों को प्रोसेस कर पाते हैं। तुम बोलोगे मैम प्लाज्मिड करा दो पहले फिर ये कराना, ऐसा नहीं होता है। सीक्वेंशियली जाएंगे ना, एनसीईआरटी में फुल कवरेज होगी, हमारे सारे डाउट सीक्वेंशियली कवर अप होंगे। तो जब इम्प्लाई करने की बात आएगी तो हमारे पास प्रॉपर सीक्वेंस माइंड में होगा एंड वी विल बी एबल टू इम्प्लाई दैट परफेक्टली। ठीक है, तो सीक्वेंशियली चलने की कोशिश करो, इतना जल्दी मत मचाओ हर चीज में। तुम लोगों की ये चीज गड़बड़ है। जब भी कोई डाउट आता है ब्रेन में तो उसको जरूर पूछना चाहिए, पर डाउट हमेशा जो टॉपिक समझ रहे हैं उसमें से आना चाहिए ना, हमारा ध्यान ही कहीं और है फिर तो। Isn't it? चलो ध्यान दो सभी लोग। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि एक न्यूक्लिक एसिड मेरे पास दे रखा है बेटा, ये डीएनए है। ठीक है, अब मैंने कहा डीएनए में क्या होता है, डीएनए में बेस पेयर होते हैं। तो मैंने बोला यार यहाँ पर ATGCC ATTGC कुछ भी मैंने बना दिया, या जी बना दिया आपस में, तो TACGGTAACC, ये मेरे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मॉलिक्यूल है डीएनए का। ठीक है, हाँ जी। तो अभी हम क्या देखते हैं, अभी मैंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड है मेरे पास में, इसको कट करने के लिए मेरे पास एक एंजाइम प्रेजेंट है और उस एंजाइम को मैं बोलती हूँ एंडोन्यूक्लिएज। तो ये एंजाइम कैसे कट करेगा इस डीएनए मॉलिक्यूल को? अब एक बड़ा सा डीएनए मॉलिक्यूल मेरे पास में, उस डीएनए मॉलिक्यूल के बीचों बीच में कहीं पर कट क्रिएट कर देगा। मान लो कि ये डीएनए है तुम्हारे इमेजिनेशन में, तो बेटा डीएनए का ये साइड वाला हिस्सा हो गया, ये साइड वाला हिस्सा हो गया और ये बीच वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हम उसकी बात कर रहे हैं अभी नहीं, हम जनरल बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियस में एंडोन्यूक्लियस की। रेस्ट्रिक्शन शब्द का इस्तेमाल मैंने अभी तक नहीं किया। मैं क्या बता रही हूं, केवल एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, एंडोन्यूक्लियस नाम का जो एंजाइम आएगा ना, वो डीएनए को बीच में से कहीं कट कर देगा, तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। मैं टुकड़े करके बताऊंगी तो लिखूंगी कैसे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया क्या है इसका मतलब? हाँ जी, है ना। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास में प्रेजेंट है डीएनए, इस डीएनए में एंजाइम ने कट ऐसा क्रिएट किया कि ये बीच में से कट गया और इसके दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलने वाले हैं, हम इसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस है, ये इंटरनली कट क्रिएट करवाता है। ये एंडोन्यूक्लियस है, ये इंटरनली कट क्रिएट करवाता है, ये बीच में से कहीं पर तोड़ देता है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ यार अब तुम मुझे बताओ, इंटरनल कट अगर क्रिएट हो गया तो दो टुकड़े टूट जाएंगे एकदम। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। कि चाहते हैं? हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अब तुम्हारे इमेजिनेशन में हमेशा डीएनए जो एक लीनियर चल रहा होता है। कभी ऐसा इमेजिन किया कि डीएनए सर्कुलर है और सर्कुलर डीएनए में बीच में कहीं कट क्रिएट हो गया तो वो डीएनए यहां से टूट गया मान लो, तो फिर तो वो ऐसा भी हो सकता है ना, खुल जाएगा ना, या ऐसा भी रह सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो टुकड़ा जो टूटा है डीएनए के बीच में से, वो सेंटर में से यानी कि बीच में से कहीं से टूट गया, साइड में से नहीं। ठीक है, साइड में से नहीं, है ना। ओके, तो आप देखिए एंडोन्यूक्लियस इंटरनल कट क्रिएट करते हैं, सिंपल सी बात है। वहीं पर एक्सोन्यूक्लियस नाम के न्यूक्लियस एंजाइम्स अगर होंगे तो वो कहां पर कट क्रिएट करते हैं? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो कॉर्नर्स से डीएनए को रिमूव करते हैं, कॉर्नर्स से कट करते हैं, अंदर से नहीं, बाहर बाहर से कट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए बाहर बाहर से कट क्रिएट हो गया, यानी कि ऐसे करके निकल गया। ठीक है ना। अब तुम मुझे बताओ ज्यादा टुकड़े किस में हो गए? ये वाले केस में, ऑब्वियसली ये वाले केस में हम देख रहे हैं कम टुकड़े हुए। ठीक है बेटा, इसीलिए आप समझिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हम हेल्प लेते हैं
जब भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो भी एक टाइप का एंडोन्यूक्लियस ही है, बीच में से कट क्रिएट करते हैं। क्योंकि मुझे जीन जोड़ना है बीच में कहीं पर, कॉर्नर से हटा भी दूंगी तो मेरे लिए क्या फायदे की बात हो रही है। आई वॉन्ट टू इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन समवेयर सेंटर, इन समवेयर इन बिटवीन द डीएनए, होस्ट डीएनए के अंदर कहीं मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवाना है तो मुझे एंडोन्यूक्लियस की हेल्प लेनी पड़ेगी ना, एक्सोन्यूक्लियस की हेल्प हम इसलिए नहीं लेने वाले। ठीक है, ओके। तो देखिए ये तुम्हारे पास हो गया एंडोन्यूक्लियस, ये तुम्हारे पास हो गया एक्सोन्यूक्लियस। इसकी डेफिनेशन सब लोग एक बार ध्यान से देख लो। एक्सो मतलब कि बाहर से, दे क्लीव द बेस पेयर्स ऑफ द डीएनए एट द टर्मिनल एंड्स, यानी कि कॉर्नर से कहीं से ये हटा देते हैं जेनेटिक मटेरियल को। दे एक्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और गैप्स इन डबल स्ट्रैंड डीएनए, या तो ये सिंगल स्ट्रैंड एक ही स्ट्रैंड को कट के हटा देते हैं या फिर डबल स्ट्रैंड में गैप अगर होता है तो वहां पर कहीं काम करते हैं। ठीक है, वहीं पर हमारे पास जो एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम्स आते हैं ये कॉर्नर के अलावा कहीं पर भी बीच में कट क्रिएट करेंगे। दे विल बी क्लीविंग द डीएनए एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टर्मिनल एंड्स, सेंट्रली कट क्रिएट करते हैं। या तो बेटा ये बीच में से एक स्ट्रैंड में से भी रिमूवल करवा सकते हैं, या तो बेटा ये डीएनए के अंदर से दोनों स्ट्रैंड में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा रिमूवल करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहां से इतना हिस्सा यहां से भी हट गया, इतना हिस्सा यहां से भी हट गया, यानी कि यहां पर दो फ्रेगमेंट हमारे पास ऑब्टेन हुए इतने इतने टुकड़े हटने के कारण से। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस दे क्लीव वन स्ट्रैंड, या तो ये वन स्ट्रैंड को क्लीव कर सकते हैं। ठीक है, और बोथ द स्ट्रैंड्स, या तो फिर ये दोनों ही स्ट्रैंड्स को क्लीव कर सकते हैं। जैसे यहां पर इन्होंने एक टुकड़ा हटाया है और यहां पर भी एक टुकड़ा इन्होंने हटाया है। ठीक है, तो बोथ द स्ट्रैंड्स भी हो सकता है। कितने बच्चों को ये पूरी बात समझ में अच्छे से आ गई है? हाँ जी, यस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब कि जो एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहे हैं, डीएनए को कट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब द एंजाइम्स विच आर कटिंग द डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल, दे विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं ये समझ लो। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बेटा हमारे पास पहली बार आया था उसका नाम है HIND2। ठीक है, HIND2 है ना, इसका नाम है ये एंजाइम का। रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है? अब बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ना उसके बारे में समझते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हमेशा क्या करते हैं? cut the DNA in between the DNA molecule, ठीक है, at a site called as पैलिंड्रोमिक साइट। ये पैलिंड्रोमिक साइट पर जाकर के डीएनए को कट करते हैं। कहां पर कट करते हैं बेटा? पैलिंड्रोमिक साइट पर ये कट क्रिएट करता है। बेटा पैलिंड्रोमिक साइट क्या होता है? पैलिंड्रोमिक साइट का मतलब होता है वो साइट जो कि आगे या पीछे से रीड की जाए तो सेम प्रोनाउंस की जाती है। जैसे कि नॉन डीएनए एग्जाम्पल, मैं डीएनए वगैरह की बात ही नहीं करती, मैं एक जनरल एग्जाम्पल तुमसे बोलूं कि बेटा मुझे एक पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल दो इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी भाषा में, तो मैं बोल दूंगी बेटा मैडम। तुम मैडम को ऐसे रीड करो तो भी MADAM होता है, तुम मैडम को ऐसे रीड करो तो भी MADAM होता है। इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, आया समझ में? हिंदी भाषी जो लोग हैं बेटा, तेजू के पापा के जूते, ये भी एक पैलिंड्रोमिक शब्द है। पीछे से रीड करके देखो, क्या ये सेम रीड हो रहा है? क्या ये सेम रीड हो रहा है? देखो, तेजू के पापा के जूते, सेम रीड हो रहा है बेटा, है ना? ठीक है, अच्छा और कोई एग्जाम्पल बताओ बेटा। मलयालम भी हो जाएगा क्या? मलयालम, देखो मलयालम, ठीक है ना? मलयालम सेम रीड हो रहा है ना दोनों साइड से? हाँ जी,
कालका, बिल्कुल नहीं, वो नहीं है पैलिंड्रोम। देखो तुम ध्यान से, KALK, अच्छा हिंदी वाला कालका, ठीक है ठीक है ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा है तो कंफ्यूज हो गई, हिंदी में लिखेगा तो बिल्कुल वो हो जाएगा। यस 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 यस, जहाज, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो आप सभी को पैलिंड्रोम शब्द का मतलब समझ में आ गया कि पैलिंड्रोम क्या होता है। अब मैं बोलूं कि भाई ये जो पैलिंड्रोम वर्ड की मैं बात कर रही हूं, मैं DNA के रेस्पेक्ट में करना चाहती हूं। एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज वेट। हेलो, हाँ जी बेटा, एक कॉल लेना पड़ा बिकॉज पार्सल डिलीवरी वाले जो है ना आजकल OTP के बिना नहीं मानते हैं, ठीक है, इसलिए। हाँ, 1 सेकेंड इज ओवर डेफिनेटली। चलो, तो आप सभी को यहाँ पर पैलिंड्रोम वर्ड का मतलब समझ में आया। अब मैं अगर आपसे बोलती हूँ कि भाई पैलिंड्रोम जो है ना, मैं बात करना चाहती हूँ जेनेटिक रेफरेंस में, यानी कि मैं जीन में पैलिंड्रोम कैसे होगा ये देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए सभी लोग, है ना, मैंने यहां पर तुम्हारे सामने एक DNA बनाया बेटा, देखना ध्यान से देखना सब बच्चे, ठीक है। तुम्हारे सामने मैंने एक DNA बना रही हूं और इसको तुम्हें बड़े ध्यान से देखना है, तो मुझे इसमें पैलिंड्रोम है कि नहीं बताओगे, ठीक है। चलो 1 मिनट, हाँ ध्यान देना। ध्यान दो बेटा, क्या यहां पर तुम्हें कहीं पैलिंड्रोम दिख रहा है? यस, दिस चैप्टर इज नॉट कंफ्यूजिंग एट ऑल बच्चे, नॉट कंफ्यूजिंग। देखो, इसको तुम बहुत इजीली समझने की कोशिश करोगे ना तो समझ आएगा। तुम्हें कंफ्यूजिंग कब लगेगा? जब ये तुम्हारे पास GTTA CA सब लिख के आता है तो कंफ्यूजिंग लगता है। अब बच्चे कह रहे मैम यहाँ पर हमें पैलिंड्रोम नहीं दिख रहा है, लेकिन आनू एंड अननोन पर्सन कह रहे हैं कि यस मैम हमें पैलिंड्रोम नजर आ रहा है। तो पैलिंड्रोम कहां पर नजर आ रहा है? अब आप यहां देखिए, यहां से मैंने जब रीड करना चालू करा तो मुझे ऐसा दिखा कि यार यहां पर लिखा हुआ है GTTAAC और इसके आगे भी मैं देख पा रही हूं तो मुझे दिख रहा है GTTAAC। मतलब कि मैं आगे और पीछे से जब इसको रीड कर रही हूं तो मुझे पता पड़ता है कि ये तो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना। यस और नो, ये तो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिख रहा है बेटा, दिख रहा है कि नहीं? तुम खुद देखो, GTTAAC GTTAAC, इसको आगे से या पीछे से रीड किया जाए ये सेम रीड हो रहा है। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की, तो यही सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम्स, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स इन्हीं को ढूंढते हैं, वो पूरे DNA की खोजबीन 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 कर रहे हैं, देखते हैं अरे यहां पर मिल गया मुझे, ये वाले साइट को मैं कट करना चाहता हूं, बिकॉज मैं इसी को कट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ पैलिंड्रोम को ही कट करना आता है। क्लियर हुआ सभी को?
ठीक है, सो दिस इज हाउ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विल बी सर्चिंग फॉर द पैलिंड्रोमिक डीएनए, दे विल बी क्रिएटिंग अ कट देयर इन द पैलिंड्रोमिक डीएनए. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? 100% क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया. तो अगर ये समझ में आ गया सभी को, तो हम यहाँ पर से एनसीईआरटी थोड़ी सी रीडिंग लगा लेते हैं. अच्छा, पहली बात तो ये देखते हैं कि हमें मिले कैसे, है ना. ये तो हमने देखा ही नहीं कि हमें मिले कैसे. तो हम एक स्लाइड लेते हैं और उस पर अपन लिख के देखते हैं कि ये मिले कैसे हमारे को. एक सेकंड रुको तुम लोग. एक ब्लैंक स्लाइड इंट्रोड्यूस करने के लिए गई ताकि तुम्हारे को थोड़ा सा लिख के बता पाऊं. देखो, तो अब मैं बता रही हूं तुम्हारे को क्या चीज. मैं देखो, हमने जो भी प्रीवियस पढ़ा ना बेटा, देखो ये रहा हमारे सामने. ये जो पूरा है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज कैसे हुई, हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना, कैसे मालूम पड़ा कि ये एंजाइम्स होते हैं कुछ. तो मैं बताती हूँ आपको. एक बैक्टीरिया है बेटा, इमेजिन करना. ठीक है, एक बैक्टीरिया है बेटा, इसको इमेजिन करा, और इसके ऊपर ना कोई वायरस अटैक करने के लिए आ रहा है. ठीक है, एक बैक्टीरिया है बेटा, इसके ऊपर ना कोई वायरस अटैक करने के लिए आ रहा है. तो ये जो वायरस है ना, ये बैक्टीरिया पे अटैक करना चाहता है. ठीक है, वायरस इज ट्राइंग टू अटैक ऑन दी बैक्टीरिया. ठीक है, अब मुझे बताओ वायरस क्या करना चाहिए, ये बताइए. वायरस क्या करना चाहिए ये बताइए बेटा जल्दी से. वायरस जो है वो बैक्टीरिया में अपना जीन डालना चाह रहा होगा, है ना. वायरस जो है वो अपना जीन जो है बैक्टीरिया में डालना चाह रहा होगा बेटा, है ना. यस और नो? यस और नो? सॉरी गाइस, सो सॉरी. ठीक है, तो वायरस ये चाह रहा है कि वो ना अपना जीन जो है बैक्टीरिया में डाल दे और बैक्टीरिया के अंदर आ जाए, तो बढ़िया बैक्टीरिया में रेप्लिकेट करे, खूब सारी अपनी कॉपीज बनवा ले, ये सब वो चाह रहा है. ठीक है, लेकिन इसको अचीव करना है ऐसा. लेकिन बैक्टीरिया चाहता है क्या ऐसा कि मैं वायरस इन्फेक्टेड हो जाऊं? बैक्टीरिया नहीं चाहता ऐसा. बैक्टीरिया डोंट वांट टू गेट द वायरस इन्फेक्शन. बैक्टीरिया अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा. जैसे कि हमारी बात अगर हम करें तो क्या हमारे पास में, सॉरी गाइस एवरीवन प्लीज वेट. नंबर देख लो प्लीज, कॉल कर लो, मैं क्लास में हूँ. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एवरीवन. वापस से आ गई हूं मैं. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ठीक है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इट्स नॉट वेरी इजी टास्क, इजंट इट. ठीक है, क्योंकि इतने सारे पार्सल वाले और ये वाले और वो वाले जमाने भर के लोग कॉल करते रहते हैं, बिल्कुल पेशेंस नहीं रखते हैं, 3-3 4-4 बार कॉल करते हैं, है ना. तुम लोग के साथ भी ये होता होगा, राइट. तो ये समस्याएं हैं जो कि होती रहती हैं, सामने आती रहती हैं, पर इनसे निपटना हमारा काम है. और बच्चों को बीच में वापस से छोड़ के जब जाते हैं 1 सेकंड के लिए, तो दोबारा से आके लगता है कि यार लिंक टूट गई. ठीक है, पर लिंक तो नहीं टूटी आप सभी की. वापस से समझाते हैं चलो आपको. तो वायरस की हम बात कर रहे थे. तो वायरस जो है बैक्टीरिया में चाहता है कि मैं, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, मैं चाहता हूं कि मैं वायरस जो हूं मैं बैक्टीरिया में एंटर मार लूं और मैं बहुत सारी कॉपीज अपनी बना लूं. पर बैक्टीरिया बोलता है नो 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 नो, मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, सो बैक्टीरिया tries to protect itself from virus infection. कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है भाई, कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है बताओ. या तो बैक्टीरिया को आता हो कि वायरस को अंदर आने ही ना दे, लेकिन वायरस तो आ जाएगा अंदर. बैक्टीरियोफेज वायरस अपन जानते हैं ना बेटा, ऐसे कुछ दिखता है ना. इट लुक्स समवट लाइक दिस. ये अपना जीनोम जो है ये इसमें एंटर करवाना चाह रहा है,
बैक्टीरिया अपने आप को इस वायरस से बचाना चाह रहा है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ये दो तरीकों से अपने आप को बचा सकता है, ठीक है। सो बाय टू मैकेनिज्म्स। पहला मैकेनिज्म होता है बेटा जीन मॉडिफिकेशन, ठीक है, जीन मॉडिफिकेशन। दूसरा होता है बेटा जीन कटिंग, जीन कटिंग। अब बताओ what is this happening? Okay guys, am I audible, visible to everybody? मैं डर ही गई इस आवाज से, इतनी भयानक ही आवाज आ रही थी, है ना। क्या मैं सभी को ऑडिबल विजिबल तो हूं ना? हाँ जी। आई थिंक इन्वर्टर्स बैटरी हैज बीन शट डाउन और वॉट। ओहो, चलो यार, मैं तो ऑडिबल विजिबल हूं, हो सकता है इन्वर्टर की बैटरी शट डाउन हो गई। आज ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ऐसा जनरली मेरे साथ हो जाता है बेटा, कि जिस दिन मैं सोच रही होती हूँ कि आज ना हमारे लेक्चर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, उस दिन जरूर आ जाती है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अपन ध्यान नहीं देते हैं सब पे। तो जीन मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें जीन एडिशन, जीन कटिंग, हम दो चीजों के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जीन मॉडिफिकेशन, आप देखिए बैक्टीरिया क्या करेगा बेटा, बैक्टीरिया जो है ना वायरस के डीएनए को अंदर एंटर हो गया, मान लो वायरस का डीएनए, तो वो क्या करेगा बेटा, वो मिथाइलेशन कर देगा डीएनए का, डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। क्या कर देगा वो? डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा बेटा। ऐसे करके डीएनए पे मिथाइल ग्रुप अगर उसने ऐड कर दिए ना, तो ये डीएनए जो है ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मिथाइलेशन ऑफ डीएनए ये वो करवा सकता है, और ये पहली चीज होती है मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। मिथाइलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, अगर मिथाइलेशन करा दिया तो नाउ मिथाइलेटेड डीएनए कैन नॉट रेप्लिकेट। मिथाइलेटेड डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करवा सकता है, कैन नॉट रेप्लिकेट, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करवा सकता है बेटा, ठीक है। तो मिथाइलेटेड डीएनए कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप को रेप्लिकेट वो नहीं करवा सकता है बेटा। दूसरी चीज क्या कर सकता है ये, दूसरी चीज क्या कर सकता है ये इस वायरस के जीन को ना काट के टुकड़े टुकड़े बना सकता है उसके। ये वायरस का जीन है बेटा, इस जीन को एंटर तो कर गया ये इसमें, ये चाह रहा है यहां जाकर इंटीग्रेट हो जाऊं, तो ये वायरस के जीन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। कैसे? तो हम जानते हैं जीन को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हेल्प लगती है, और ये सेकेंड चीज रहेगी। तो हम बोलेंगे कि टुकड़े टुकड़े हो गए जीन के, जीन कट हो गया इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स, और अब ये जीन ज्वाइन होने के लायक नहीं बचा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कटिंग, या फिर रेस्ट्रिक्शन करवा दिया उसका, ठीक है। तो जीन कटिंग और रेस्ट्रिक्शन, जीन कटिंग और रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये करवा दिया। सो व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ, द वायरल डीएनए इज कट इनटू several fragments. The viral DNA is cut into several fragments using enzyme. कौन से एंजाइम की हेल्प ली है इसने इस काम के लिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की इसने हेल्प ली है, ठीक है। यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसकी इसने हेल्प ली है, ठीक है। चलो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, क्या यहां तक की बात सभी को अच्छे से क्लियर है? एवरीवन? यस, ऋतुजा, रहमान, केजे, ठीक है। इज दिस 101% क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके ग्रेट। अनु, राजश्री, ठीक है। तो क्या कर सकता है वो? बैक्टीरिया अपने आप को वायरस के अटैक से बचाना चाहता है, बैक्टीरिया अपने आप को बैक्टीरियोफेज वायरस के अटैक से बचाना चाहता है, तो वो दो तरीके अपना सकता है। या तो वो डीएनए को मिथाइलेट कर सकता है, जीन को मॉडिफाई कर सकता है, उससे भी वायरस का डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा,
या तो फिर वो जीन को कट करके सेवरल फ्रेगमेंट जनरेट करवा देगा, वायरल डीएनए को तोड़ फोड़ देगा विथ द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसके कारण से भी अब वापस से वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। क्या ये सभी को 100% क्लियर है? ओके, लवली, ग्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा पहली बार ये ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट के ग्रुप ने, तो उन्होंने बताया कि अच्छा ऐसा करते हैं बैक्टीरियाज अपने आप को बचाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का सोर्स क्या होना चाहिए? बताओ भाई, ये पूरी कहानी परफॉर्म कौन कर रहे हैं? मैं बोलूंगी अपने आप को बचा कौन रहे हैं वायरस के अटैक से? बैक्टीरिया बचा रहे हैं। तो फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की खोज कहां से हुई होगी? बैक्टीरियाज में से ही हुई है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, तो बैक्टीरियाज से ही हम आइसोलेट करते हैं डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को, है ना? और 900 के आसपास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हम आइसोलेट करवा चुके हैं 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। कुछ 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से हम लोग 900 के आसपास में एंजाइम्स को आइसोलेट करवा चुके हैं। क्या ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, सो मैं लिख देती हूं यहां पर अबाउट 900 restriction endonuclease have been isolated from 230 strains of bacteria. 230 strains of bacteria. ठीक है, क्लियर? ग्रेट। बैक्टीरियल स्ट्रेन मतलब बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स, स्ट्रेन्स। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के, बहुत सारे होते हैं। चलिए, स्पीशीज के बाद स्ट्रेन आते हैं। तो मतलब मान लो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया है, तो उसके भी डिफरेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट होंगे बेटा, बहुत सारे स्ट्रेन्स उसके प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, is this clear to everyone? Okay, wait for a second guys, I think there is some emergency.